कल हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके थे। आज थोड़ा फिर आगे और करते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष, यानी फ्रांसीसी क्रांति उस समय कैसे जी रहे थे क्रांति के समय। और फ्रांस की यहाँ पर जनसंख्या बताई गई है कि 1715 में कितनी थी, 2.3 करोड़ थी। उसके बाद यह 1789 में क्रांति के समय कितनी हो गई, 2.8 करोड़ बढ़ गई। तो फिर इसी के चलते इस प्रकार तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो डिमांड क्या है, फूड ग्रेन की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ गई कि जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, तो उत्पादन तो कम हो ही रहा था फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो उत्पादन कम हो रहा है, तो इससे चलते क्या है, वो पर्याप्त मात्रा में उनको सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इसी के कारण क्या है, जो उनका मुख्य पदार्थ था जो कि ब्रेड, पाव रोटी, तो उसकी भी क्या देखें, उसमें भी तेज़ी से कीमतों में वृद्धि हो गई। ठीक है, जो उनका मुख्य खाना खाद्य पदार्थ था तो उनमें तेज़ी से वृद्धि हो गई कीमत में। और फिर ज़्यादातर जो काम करने वाले थे वो एम्प्लॉयर थे, यानी काम करने वाले लेबर्स, मजदूर थे। किस में काम करते थे, वर्कशॉप में काम करते थे। वर्कशॉप में काम करते थे, उनकी डेली मजदूरी थी वो कौन तय करते थे, मालिक करते थे। क्योंकि अब डेली मजदूरी के जो वेतन वाले होते हैं तो उनकी जो तनख्वाह है डेली की वो कौन डिसाइड करेगा, मालिक करेगा। करना है तो करो, नहीं तो ना करो, ऐसा आदेश देते थे। क्योंकि उस समय जनसंख्या क्या हो रही थी, तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसलिए खाने की कमी के कारण मजदूर लोग क्या करेंगे, कम पैसे में भी काम करेंगे। और उधर देखें तो उनके खाद्य पदार्थ जो कि पाव रोटी थी वो या अनाज था, उनके दाम बढ़ते जा रहे थे। तो इसलिए वो कम कीमतों में भी काम कर रहे थे। और इसी चलते चलते देखे थे मजदूरी, महंगाई की दर क्या है, मजदूरी डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइस। तो देखें, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं, महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, वो किससे बढ़ रही थी, वो अमीर और गरीब की जो दीवार थी, खाई थी, उसके कारण चौड़ी होती जा रही थी और बढ़ता जा रहा था। जो उनका फासला था अमीर गरीब का और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो उनको कमा के दे रहे थे अमीर को, और इसलिए वो अधिक से अधिक और अमीर होते जा रहे थे। गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे। और यही उनका क्या है, इसलिए महंगाई क्या है का फ़र्क दिखाई दे रहा था। ठीक है, और इसी कारण क्या है, उनकी परिस्थितियाँ थी, जो उनका परिस्थितियाँ थी वो क्या है, और अधिक बद से बदतर होती जा रही थी, यानी खराब हालात होते जा रहे थे उनके। और बची खुची कौन थे, सूखा कर देता था, या फिर हेल रिड्यूसर यानी ओलावृष्टि थी, उनसे फसलें या पैदावार क्या थी, नष्ट हो जाती थी या खराब हो जाती थी। इससे रोजी रोटी है वो संकट पैदा हो जाता था रोजी रोटी पे और अधिक। क्योंकि जीविका के जो सब्सिस्टेंस कृषि थी, कहने का मतलब है कि आजीविका के जो साधन, आजीविका के संकट और पैदा अधिक हो गए थे ऐसे हालात में। और फिर प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे ऐसे, यानी प्राचीन राजतंत्र में देखें ऐसी जो परिस्थितियाँ थी वो आम बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें तो ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एंड द एंड ऑफ प्रिविलेजेस। कहते हैं उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी जो कि
कहने विशेष अधिकार होते थे, प्रिविलेज, वो किन को होते थे प्राप्त? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को ही होते थे, जो कि क्लर्की वर्ग थे और नोबिलिटी वर्ग थे। लेकिन थर्ड जो स्टेट होते थे वो क्या होते थे? उनको सारा पे टैक्स करना पड़ता था, और उन्हीं में एक था मिडिल क्लास वर्ग। ठीक है, वो कल्पना कर रहे थे कि ऐसा ख़त्म हो जाए सारा। तो इस पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसानों और कामगार के विद्रोह हो चुके थे। यानी देखें तो पहले भी बहुत ज़्यादा क्या है, किसानों ने, वर्कर्स ने ऐसे पार्टिसिपेट किया किन में? विद्रोह में। किसके खिलाफ? जो कि टैक्स बढ़ रहे थे उनके खिलाफ, या फूड स्कैर्सिटी हो रही थी उसके खिलाफ। ठीक है, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। कहने मतलब है कि जो प्रोग्राम वो कर रहे थे और जिस प्रकार उनके पास क्या है, आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, यानी किस कमी थी उनकी, लैक यानी कमी थी उन चीज़ों की। ठीक है, और किस प्रकार सामाजिक और इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी उनके जो कार्यक्रम थे, व्यवस्था थी बुनियादी बदलाव लाने की, बदलाव लाने की, तो उनमें क्या है, उनके प्रॉपर क्या है, उनके पास प्रॉपर कार्यक्रम नहीं थे, यानी किस प्रकार इनको आगे ले जाया जाए। और ये जिसको क्या है, कहने मतलब एक लीडरशिप की और एक प्री प्लानिंग की कमी थी इनके पास। ये जिम्मेदारियां तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। यानी थर्ड स्टेट के जो लोग थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, ठीक, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई थी, और उन्हीं के संपर्क में सारे लोग जो थर्ड स्टेट के थे वो जुड़ते चले गए। फिर देखते देखते 18वीं शताब्दी की बात आते हैं। 18वीं शताब्दी में एक नया सामाजिक समूह सामने आया था, जो था मिडिल क्लास। ठीक है, जिसको क्या है, मिडिल क्लास कहा गया। फिर उसके बाद जिसने फैलते समुद्र पारियां व्यापार और उन्नी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। कहने मतलब है थर्ड क्लास के जितने भी लोग थे वो और अधिक से अधिक क्या है, धन संपदा कमाने लग गए, वो अपना व्यापार बढ़ाने लग गए। ठीक है, और उत्पादन अधिक से अधिक करने लगे। जिस किनका, वूलन, सिल्क, टेक्सटाइल, उन्हीं उद्योग और रेशम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग गए, जिससे क्या है उनकी आमदनी और अधिक बढ़ गई। और जो क्या है, और एक समाज के रिचर धनवान बन गए, धनी मेंबर बन के उभरे, या समृद्ध लोग बनकर उभरे। फिर देखते हैं इसमें, इन्हीं में अनेक लोग जो समृद्ध लोग बन के आए थे ना, उनमें क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रेशमी ऊनी कपड़ों का निर्यात किया जाता था। समाज में समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। ठीक है, धनी लोग क्या है, उसे खरीद लेते थे। फिर देखते हैं तीसरे स्टेट के इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। इसमें क्या है, जो थर्ड स्टेट के सौदागरों के साथ साथ निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा के जो जितने भी अधिकारी थे वो भी इसमें शामिल होने लग गए, जिसमें क्या है, लॉयर, वकील भी थे। ठीक है, ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि समाज पढ़ा लिखा हो गया, शिक्षित हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं वो समाज में किसी भी लोगों के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स हैं वो थर्ड स्टेट वाले दे रहे थे, फर्स्ट और सेकंड वाले दे ही नहीं रहे थे।
और बदले में जो फर्स्ट और सेकंड वाले वो ले रहे थे। और ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला ये अधिकार ख़त्म होना चाहिए। हम क्यों दें, दे तो फिर सभी दें। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। कहने मतलब थर्ड स्टेट के लोग बोले थे कि किसी के पास योग्यता से ही निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज, यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। तो इसमें क्या है, जो फ्रांस में अनेक जो फिलोसफर हुए थे उन्हीं की ये देन है। उन्होंने ये बताया था कि समाज में क्या है, ऐसे लोग के पास क्या है, जो प्रिविलेज जो अधिकार हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और ये किस पे होना चाहिए, योग्यता के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, और जो ठीक है, और ये फिलोसफर के दो नाम हो गए। तो दोबारा बता देता हूँ मैं कि जॉन लॉक और ठीक है, जॉक रूसो जैसे दार्शनिक थे। ठीक है, अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने क्या किया है, इन हिज टू treatises of गवर्नमेंट, फिर आगे लॉक साउथ ऑफ द रिफ्यूज ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, तो इसका देखते हैं ट्रांसलेशन। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। इनके मतलब है, जो इनके पास इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें पुस्तक में क्या है, उन्होंने बताया था कि जो अधिकार होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, उनको क्या है, ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो फिर आता है रूसो। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, फिर आता है मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की सत्ता का विभाजन की बात की है। यानी तीनों के बीच में क्या है, ये होना चाहिए। कौन कौन सा सरकार होती है, सरकार में क्या है, इन तीनों के अलग अलग होना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वह इसी मॉडल की सरकार बनाई थी। उन्होंने क्या है, तो देखा तो सरकार बनाई थी कांग्रेस नाम की, जो वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। और उनमें फिर सरकार बनाई किसकी, अलग अलग 3 सत्ता का विभाजन किया था, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि आज भी इंडिया में यही चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी उसमें फिर फ्रांस यानी अमेरिका ने जो सरकार बनाई थी, उसमें क्या लोगों को एक पॉलिटिकल जो कि कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान ने
दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दी है, यानी लोगों को अधिकार प्राप्त किए हैं जो कि मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत थे वो। फिर आगे देखते हैं, दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सेलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी, यानी जो नाइयों की दुकान थी उन पर यहाँ बहस चलने लगी थी, कहाँ, फ्रांस में। और पुस्तकों या अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, यानी जो जो बातें होती थी उनको प्रकाशित किया जाने लग गया। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। फिर लोगों के बीच में आकर उनको क्या है, पढ़े लिखे पुरुषों के द्वारा जोर जोर से पढ़ा जाता था अनपढ़ों के बीच में। ठीक है, और इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। फिर इसी बीच लोगों के बीच में क्या है, एक संदेश और आया कि राजा लुई 16वां के द्वारा क्या है, खर्चा और अधिक क्या है, बढ़ाया जा रहा था, यानी टैक्स के माध्यम से। ठीक है, और जनता इसमें गुस्सा और अधिक बढ़ गई या भड़क गई।